हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हैं विजडम ट्यूटोरियल्स की ऑनलाइन क्लासेस। आज हम क्लास 11 फिजिक्स में चैप्टर फर्स्ट फिजिकल वर्ल्ड करेंगे और ये चैप्टर पढ़ने के बाद आप 11th और 12th में जो फिजिक्स पढ़ेंगे तो आपको पता होगा कि आप फिजिक्स का कौन सा पार्ट पढ़ रहे हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, फिजिक्स क्या होती है ये पता होने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि साइंस क्या होती है ना। तो साइंस जो वर्ड है वो ओरिजिनेट हुआ है लैटिन वर्ब साइंटिया से और जिसका मीनिंग होता है टू नो, किसी भी चीज के बारे में जानना ना। तो अब साइंस क्या होती है? जो हमारी सराउंडिंग है, हमारे आसपास जो भी हो रहा है उसके बारे में नॉलेज एक्वायर करना, बट ऐसे ही नहीं, एक सिस्टमेटिक और ऑर्गेनाइज वे में थ्रू ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट्स एंड वेरिफिकेशन। तो ये होती है साइंस। अब देखते हैं फिजिक्स क्या होती है। तो देखिए, जिस तरह से साइंस लैटिन वर्ब से लिया गया है उसी तरह से फिजिक्स जो है ग्रीक वर्ड फ्यूजिस से लिया गया है और फ्यूजिस का मीनिंग होता है नेचर या नेचुरल थिंग्स। तो इसका मतलब क्या, हम फिजिक्स में नेचर के बारे में पढ़ते हैं? जी हाँ, हम फिजिक्स में जो है वो नेचर के बारे में स्टडी करते हैं, है ना। जो संस्कृत लैंग्वेज है उसमें भौतिकी वर्ड है और भौतिकी का मीनिंग होता है कि जो फिजिकल वर्ल्ड है उसके बारे में स्टडी करना। जो हिंदी मीडियम की बुक आती है वो भौतिक विज्ञान के नाम से आती है ना। ठीक है, तो फिजिक्स क्या हो गई? फिजिक्स इज अ फंडामेंटल साइंस कंसर्न विथ अंडरस्टैंडिंग द नेचुरल फिनोमिना दैट अकर इन आवर यूनिवर्स। तो नेचुरल फिनोमिना हमारे यूनिवर्स में कितने सारे होते हैं? ठीक है, डेली सनराइज होता है, सनसेट होता है, वेदर चेंज होते हैं, बारिश होती है, रेनबो निकलता है ना, सी में वेव्स उठ रही हैं, थंडर है, बिजली का चमकना है ना। ये सब तो नेचुरल फिनोमेना हो गए। इसके साथ ही जो आर्टिफिशियल फिनोमेना है, लाइक आप मुझे अभी क्यों वीडियो में देख पा रहे हो, मैं अभी ये वीडियो कैसे रिकॉर्ड कर पा रहा हूँ, आप मुझे सुन पा रहे हो, है ना। ये सब भी जो आर्टिफिशियल फिनोमेना है ये सारे भी फिजिक्स के अंडर ही आते हैं। देखिए, अब इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिक्स क्या होती है? तो फर्स्ट है, फिजिक्स है एवर डायनेमिक। एवर डायनेमिक का मतलब ये होता है कि हो सकता है कोई लॉ हो, कोई फिनोमिना हो, वो आगे चलकर चेंज हो जाए, पॉसिबिलिटी ऑफ चेंज। अगर इसको एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करें तो प्लूटो था, प्लूटो एक प्लैनेट था, है ना। लेकिन आपको पता होगा कि अगस्त 2006 में इसको प्लैनेट की कैटेगरी से हटाकर किस में डाल दिया गया? ड्वार्फ प्लैनेट, है ना। तो इसका मतलब जैसे जैसे, है ना, आगे जो रिसर्च हुई, है ना, तो कहीं ना कहीं चेंज हुई ना फिजिक्स कि प्लूटो पहले आपकी कैटेगरी में था प्लैनेट की, बट उसको ड्वार्फ प्लैनेट में डाल दिया जाता है। तो पॉसिबिलिटी है चेंज होने की। ऐसे ही कई लॉ हैं और कई फिनोमिना हैं जिनकी पॉसिबिलिटी है कि वो आगे चलकर चेंज हो जाएं। सेकंड क्या है? लॉज एंड प्रिंसिपल्स मस्ट बी यूनिवर्सल। अब यूनिवर्सल का मतलब जो सब लोग माने, है ना, सर्वमान्य, जो सब मानते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर ग्रेविटी है ना, ग्रेविटी जो है अर्थ में है तो वो इंडिया में भी है या फिर वर्ल्ड के किसी भी कंट्री में भी है, उसको सबने माना हुआ है ना। ऐसा नहीं है कि इंडिया में मान रहे हैं वर्ल्ड के किसी कंट्री में नहीं मान रहे हैं। लॉ और प्रिंसिपल बने हैं तो वो सभी के लिए बने हुए हैं और ये ऐसे ही तो बनते नहीं हैं, है ना। अगर किसी साइंटिस्ट ने कोई लॉ और प्रिंसिपल बनाया है तो उसके बाद बाकी साइंटिस्ट भी तो उसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि कहीं ये गलत तो नहीं है। फिर जब कुछ नहीं निकलता है तब ये माना जाता है कि हाँ, कि वो कहीं ना कहीं सही है, तभी तो उसको यूनिवर्सल माना जाता है ना। तो इसी तरह से फिजिक्स का रिलेशन मैथमेटिक्स से क्या है ना। तो ये बताने से पहले आप ये समझ लें कि मैथमेटिक्स, चाहे वो मैथ्स स्ट्रीम के स्टूडेंट हो या बायोलॉजी के, है ना। अब ये डराने वाली बात नहीं है, लेकिन अगर आपको फिजिक्स पढ़नी है 11th-12th में तो आपको बेसिक मैथमेटिक्स आनी चाहिए। अगर आपको बेसिक मैथ्स नहीं आती है तो आपको फिजिक्स नहीं आएगी, क्योंकि आपको रट्टा मारना पड़ेगा और उससे कोई मतलब नहीं निकलता है। तो बेसिक मैथमेटिक्स में आपको डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ठीक है, और अलॉगरिथम, मैथ्स वाले तो करेंगे ही, लेकिन बायोलॉजी वालों को भी ये करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि मैथमेटिक्स क्या है? मैथमेटिक्स है लैंग्वेज जिससे फिजिक्स डिलीवर होती है
है ना, बहुत सारे डेरिवेशन होते हैं, वो तो मैथमेटिकल फॉर्म में ही होते हैं, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन में। तो ये एक लैंग्वेज हो गई, लेकिन हम निकाल किसके लिए रहे हैं, हम फाइंड आउट किसके लिए कर रहे हैं, हम तो फिजिक्स के लिए कर रहे हैं ना। तो मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज टू डिलीवर फिजिक्स। अब सेकंड चीज अगर ये भी बोलें कि मीनिंगफुल इंटरप्रिटेशन ऑफ मैथमेटिक्स बिकम फिजिक्स, है ना, ये भी बोल सकते हैं कि किसी भी चीज को इजी वे में समझाना, है ना, मैथमेटिक फॉर्मूलेस को, है ना, इजी वे में इंटरप्रिटेट करना, है ना, समझाना, और फिर वो बाद में क्या बन जाती है, फिजिक्स बन जाती है। तो इस तरह से फिजिक्स का रिलेशन क्या है, मैथमेटिक्स के साथ है ना। अब दो फंडामेंटल प्रिंसिपल होते हैं फिजिक्स में, है ना, एक होता है यूनिफिकेशन और एक होता है रिडक्शन, है ना। बहुत सारे फिजिकल फिनोमेना को क्यू कॉन्सेप्ट और लॉ के थ्रू समझा देना, है ना। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं एक लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, सबको पता होगा लॉ ऑफ ग्रेविटेशन होता है, ठीक है। तो एक चीज आपको पता होगी, जो हमारे प्लैनेट्स हैं, है ना, रोटेशन है जो प्लैनेट्स का, रोटेशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड सन, तो सन के अराउंड क्या करते हैं, रोटेट करते हैं। इसी तरह से जो रोटेशन है किनका, रोटेशन ऑफ सैटेलाइट अराउंड प्लैनेट, जो सैटेलाइट होते हैं वो किसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, प्लैनेट्स के। और एक चीज और है, फ्री फॉल ऑफ एप्पल, है ना, फ्री फॉल ऑफ एप्पल। तो ये सब अलग अलग फिनोमेना है ना, ये सब अलग अलग फिनोमेना है, लेकिन एक ही लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के थ्रू ये एक्सप्लेन किया जा सकता है। तो आपने देखा कि तीन अलग अलग फिनोमेना है, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, है ना, अलग अलग, हमने एक ही लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के थ्रू एक्सप्लेन कर दिया। तो ये यूनिफिकेशन हो गया ना, बहुत सारी चीजों को यूनाइट कर दिया, है ना, तो ये यूनिफिकेशन होता है। अब सिमिलरली इसका थोड़ा सा अपोजिट रिडक्शन होता है ना। एक बड़ी प्रॉब्लम है, बिगर या कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, सपोज कोई मशीन है और ये मशीन क्या है, जनरेटर। अगर अब कोई बोलते भाई जनरेटर क्या होता है, तो भाई जनरेटर पूरा का पूरा कोई एक चीज थोड़ी ना है जो अब उसको एक्सप्लेन कर दें, इसमें तो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स होंगे ना जिससे मिलकर जनरेटर बना होगा, है ना। तो इसमें फॉर एग्जांपल आर्मेचर होता है ना, क्लास 10th में पढ़ा हुआ है, मैग्नेट होती है और स्लिप रिंग होती है फॉर एग्जांपल, है ना, स्लिप रिंग्स होती है। तो अब इन सब की प्रॉपर्टी इंडिविजुअल हम पढ़ लें कि आर्मेचर क्या करता है, मैग्नेट क्या करती है, स्लिप रिंग्स क्या करते हैं, है ना। जब इन सब की प्रॉपर्टी पता चल जाएगी तो एक जो बिगर प्रॉब्लम है हमने स्मॉलर प्रॉब्लम, उसको स्मॉलर प्रॉब्लम में कन्वर्ट कर लिया, तो हम जनरेटर किसी को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जनरेटर क्या होता है। तो इस तरह से हमने बड़ी चीजों को छोटे छोटे पार्ट में तोड़कर उसका रिडक्शन कर दिया, तो ये होता है रिडक्शन। देखिए अब स्कोप ऑफ फिजिक्स जो है उसमें मेनली दो डोमेन होते हैं ना, 2 डोमेन्स होते हैं। तो जो फर्स्ट डोमेन है वो कहलाता है मैक्रोस्कोपिक और सेकंड डोमेन जो है वो कहलाता है माइक्रोस्कोपिक। अब मैक्रो का मीनिंग ही क्या होता है, बड़ी चीजें जो नॉर्मल आई से हम देख सकते हैं, है ना। तो ये डील करता है मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड, मतलब यूनिवर्स है, गैलेक्सी है, इन सब चीजों के बारे में, है ना। अब सेकंड है माइक्रो, माइक्रो का क्या मतलब होता है, बहुत छोटा, सूक्ष्म। तो ये जो माइक्रोस्कोपिक डोमेन है वो डील करेगा एटम, मॉलिक्यूलर एंड न्यूक्लियर फिनोमेना से। अब यहीं से क्या है, फिजिक्स की ब्रांचेस निकलती हैं। अब यहां स्पेस ना होने की वजह से उसको मैंने नेक्स्ट स्लाइड में रखा है। तो अब हम फिजिक्स के ब्रांचेस देखते हैं, है ना। तो जो क्लासिकल फिजिक्स है, देखिए ये आता है मैक्रोस्कोपिक में, क्लासिकल फिजिक्स जो है वो मैक्रोस्कोपिक में आता है, और क्वांटम फिजिक्स है ये आता है माइक्रोस्कोपिक में। क्वांटम फिजिक्स को हम मॉडर्न फिजिक्स भी बोलते हैं, मॉडर्न फिजिक्स भी बोलते हैं, ठीक है। अब हुआ यूं कि 1600 सेंचुरी से 1900 सेंचुरी तक जितने भी फिनोमेना हैं वो क्लासिकल फिजिक्स से दिए जाते थे, ठीक है, यही डेवलप थी। बट 1905 में कुछ माइक्रोस्कोपिक फिनोमेना हैं जो एक्सप्लेन करने में क्लासिकल फिजिक्स क्या हो गई, फेल हो गई। तो वहां से एक सेपरेट क्वांटम फिजिक्स या मॉडर्न फिजिक्स डेवलप हुई, उसको अलग नाम दिया गया, है ना, ठीक है। अब हमें पढ़ना क्या है, हमें मैकेनिक्स, ये जो है मैकेनिक्स और थर्मोडायनेमिक्स, ये हमें पढ़ना है 11th क्लास में,
ठीक है, पूरी 11th की जो फिजिक्स बुक है उसमें मैकेनिक्स और थर्मोडायनेमिक्स होगा। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स एंड ऑप्टिक्स ये पूरा हमें 12th में पढ़ना है, प्लस मॉडर्न फिजिक्स भी हमें कब पढ़ना है, 12th में पढ़ना है। ठीक है, ये तो हुई सिलेबस की बात। अब इसके अंडर होता क्या है, तो देखिए मैकेनिक्स में जब भी बात होगी, जब भी मैकेनिक्स वर्ड आएगा, तो जितनी मोशन है ना, जितनी मोशन है, लॉज ऑफ मोशन है, ठीक है, उसके बाद ग्रेविटेशन है, ये सारे चैप्टर जो हैं वो मैकेनिक्स में आते हैं। ग्रेविटेशन है ना, वर्क एनर्जी है, वर्क एनर्जी है, ओके, और रोटेशनल मोशन है, रोटेशनल मोशन है, सारी मोशन जितनी भी हैं वो इसी के अंडर आएंगी। फिर वेव थ्योरी है जिसको साउंड बोलते हैं, है ना, वेव थ्योरी है, ये सब आती है मैकेनिक्स के अंडर में, है ना, ये सब मैकेनिक्स के अंडर आते हैं। ठीक है, अब थर्मोडायनेमिक का मीनिंग मैंने पहले ही बताया है, जहां भी थर्मो या थर्मल वर्ड आता है वहां होती है हीट की बात, तो जितना हीट से रिलेटेड है ना, वो हम इसमें पढ़ेंगे। तो इसमें जो है हीट, ठीक है, थर्मल, लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, है ना, लॉज ऑफ, इसको मैं लिख रहा हूं शॉर्ट में, लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। उसके बाद है हीट इंजन, है ना, हीट इंजन पढ़ना है। फिर मोड ऑफ हीट ट्रांसफर, है ना, कंडक्शन, ये हमने पहले पढ़ा हुआ है थोड़ा सा, लेकिन इसको बहुत ज्यादा पढ़ना है आगे। कंडक्शन, कन्विक्शन एंड रेडिएशन, ठीक है, तो ये तो हो गई थर्मोडायनेमिक्स की बात। अब हमें इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में क्या पढ़ना है, तो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में जो चार्ज हैं, जो हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिसिटी में, चार्ज की बात हो गई, है ना, डीसी करंट, उससे रिलेटेड क्या होंगी, डिवाइसेस होंगी, ठीक है। फिर हमें इसमें क्या पढ़ना है, मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे। एसी पढ़ना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, तो ये सब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में, है ना। अब हमें ऑप्टिक्स में क्या पढ़ना है, तो ऑप्टिक्स में रिफ्रैक्शन हमने पढ़ा है 10th में, उसको आगे पढ़ना है हमें। तो रिफ्रैक्शन में क्या था, है ना, रिफ्रैक्शन में था हमारे मिरर, और फिर था रिफ्लेक्शन, है ना, रिफ्लेक्शन में हमें पढ़ना है लेंस, प्रिज्म। फिर हमें पढ़ना है टेलीस्कोप, जो डिवाइसेस होती हैं यूज, और माइक्रोस्कोप, ये सब आता है ऑप्टिक्स के अंडर। अब मॉडर्न फिजिक्स क्या होती है, तो जितनी भी जो माइक्रो फिनोमिना है ना, जैसे एटम है, एटम हम इसी में पढ़ेंगे, है ना, स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ इलेक्ट्रॉन, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, न्यूक्लियर थ्योरी और सेमीकंडक्टर, ये सब हमें पढ़ना है क्वांटम फिजिक्स के अंदर, है ना। तो ये सारी हो गई ब्रांच ऑफ फिजिक्स, ओके। तो देखिए अब एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स क्या है ना, तो जब हम फिजिक्स समझ में आती है तो हम डेली लाइफ फिनोमेना क्या होता है अंडरस्टैंड करते हैं, है ना, जो हमारे सराउंडिंग में हो रहा है, जैसे सनराइज हो रहा है, सनसेट हो रहा है, रेनबो निकल रहा है, तो ये क्या है, डेली लाइफ फिनोमेना है, ये हमें क्या होते हैं समझ में आने लगते हैं, ठीक है। आप एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करने लगते हैं कि अच्छा ये ऐसा है, तो अब अगर इसको ऐसा कर दें तो क्या हो सकता है ना, तो हम एक्सपेरिमेंट जो है कंडक्ट करते हैं, ठीक है। अब एप्लीकेशंस, तो एप्लीकेशंस में जैसे अगर फिजिक्स की टेक्नोलॉजी पहले की और अभी की कितना डिफरेंस आ गया है, जैसे पहले टेलीफोन चलता था,
है ना। टेलीफोन के बाद ना मोबाइल्स आए बट लार्जर थे साइज में, अब क्या हो गए हैं, स्मॉल साइज हो गया है, अब क्या है, स्मॉल हो गए हैं। तो ये क्या है, ये एप्लीकेशन है कि हमने जो नॉलेज गेन किया है हम उसको अप्लाई कर रहे हैं, है ना, कहीं पे भी। फिर क्या होता है, फ्यूचर प्रेडिक्शन होता है। जैसे आज टेक्नोलॉजी जो है आगे क्या होगी, है ना। टेलीफोन के समय में किसी ने सोचा था कि मोबाइल आएंगे, फिर मोबाइल इतने छोटे हो जाएंगे, फिर उसका इतना ज्यादा यूज हो जाएगा, है। जैसे ये फ्यूचर प्रोडिक्ट पहले कर लिया गया था कि फ्यूचर में फ्लाइंग कार्स होंगी, और फ्लाइंग कार्स आ भी चुकी हैं, तो इसके आगे का फ्यूचर भी प्रिडिक्ट हो सकता है ना। तो इस ये कहलाता है पूरा एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स में, ये सारी चीजें आती हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट, फिजिक्स का जो रिलेशन है टेक्नोलॉजी और सोसाइटी से, है ना, वो क्या है। तो देखिए, जब फिजिक्स के बारे में नॉलेज गेन होता है तो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होता है ना। क्यों, क्योंकि जब आप फिजिक्स को जानेंगे तो आप उसको अप्लाई करेंगे, है ना, उसके एप्लीकेशन बनाएंगे, ठीक है। तो उससे क्या होगा, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होगा। अब टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होगा तो उससे फिजिक्स क्या होगी, और एडवांस होगी। क्यों, पहले डिवाइसेस जो थी इतनी अच्छी नहीं थी, फिजिक्स ज्यादा डेवलप होगी, और अच्छे डिवाइस आएंगे, और अच्छे डिवाइस आएंगे, हम और अच्छे एक्सपेरिमेंट करेंगे, तो और अच्छे जो फिजिक्स में है और ज्यादा एडवांसमेंट होगा, न्यू टेक्नोलॉजी आएंगे, है ना। तो इस तरह से फिजिक्स क्या करेगी, फिजिक्स इन्फ्लुएंस करेगी, डोमिनेट करेगी सोसाइटी को, मतलब इन्फ्लुएंस रहेगा फिजिक्स का बहुत ज्यादा, डोमिनेटिंग, है ना। तो इस तरीके से फिजिक्स का जो रिलेशन है वो टेक्नोलॉजी के साथ, सोसाइटी के साथ उसका है। अब इसके कुछ एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल तो बहुत सारे हैं। जैसे डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम मैंने बताया, है ना, कितना ज्यादा हो गया है ना। वो जो टेलीफोन्स थे आज इतने से मोबाइल तक आ गए हैं, तो ये क्या है, डेवलपमेंट ही तो है डिजिटल कम्युनिकेशन का, है ना। फिर रैपिड मास ट्रांसपोर्टेशन है ना। पहले क्या था, हीट इंजन था, धीरे धीरे चलता था, डीजल इंजन आए, इलेक्ट्रिक इंजन आए, आज क्या है, बुलेट ट्रेन है। तो मास ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम रैपिड बढ़ रहा है ना। पहले सर्जरी हाथ से होती थी, आजकल लेजर मार्किंग ब्लडलेस सर्जरी हो रही है। तो ये क्या है, ये सब डेवलपमेंट है ना, टेक्नोलॉजी और सोसाइटी में जो दिया है फिजिक्स ने, है ना। अब हम देखेंगे कि फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर कितने टाइप के होते हैं, है ना। आप फिजिक्स में फोर्सेस तो बहुत सारे पढ़ेंगे वो, लेकिन कहीं ना कहीं इन 4 फोर्सेस के अंडर ही आएंगे, है ना। 1 2 3 4, तो 4 टाइप के फोर्सेस होते हैं, है ना। एक होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, एक होता है वीक न्यूक्लियर फोर्स, एक होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, और एक होता है कौन सा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, है ना। तो अब जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है ये सबसे ज्यादा क्या है, स्ट्रॉन्ग है ना, ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है। तो ये जो ऑर्डर है ये क्या है, वीक से स्ट्रॉन्ग की तरफ। सबसे वीक होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, उससे ज्यादा थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है वीक न्यूक्लियर फोर्स, उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, और सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, है ना। तो इसकी रिलेटिव स्ट्रेंथ देखिए 10 टू द पावर -39 है, मतलब कितनी कम है ग्रेविटेशनल फोर्स की, है ना। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है Gm1m2 अपॉन r²। जो भी हमारी अर्थ है, दो मास के बीच में जो भी फोर्स लग रहा है उसको हम इसी से देते हैं ना, ये हमने पहले पढ़ चुका है, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स ये सबसे क्या है, वीकेस्ट फोर्स है, ठीक है। इसकी जो रेंज होती है वो इनफाइनाइट होती है, बहुत ज्यादा। और ये किन में लगता है, जितने ऑब्जेक्ट हैं सब में लगता है, हमारे ऊपर भी लग रहा है, चौक और जो बोर्ड होता है उसके बीच में भी यही लगता है, सब जगह पूरे यूनिवर्स में ये फोर्स है। उसके बाद कौन है, वीक न्यूक्लियर फोर्स, इससे थोड़ा स्ट्रांग होता है 10 टू द पावर -13, है ना। इसकी रेंज बहुत कम होती है, वेरी शॉर्ट, है ना। तो ये सब न्यूक्लियर साइज का होता है ना। तो जो एटम है, तो एटम में न्यूक्लियस के बाहर एलिमेंट्री पार्टिकल कौन से होते हैं, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रिनो। तो इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रिनो के बीच कौन सा फोर्स लगता है, वीक न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। अब उसके बाद आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ये सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है ना। तो इसकी जो स्ट्रेंथ होती है 10 टू द पावर -2, और ये भी क्या है, ये भी इनफाइनाइट होता है, और ये चार्ज पार्टिकल में होता है। चार्ज पार्टिकल मतलब जैसे पॉजिटिव नेगेटिव, है ना, क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल करेंगे, नेगेटिव नेगेटिव। तो जितने चार्ज पार्टिकल हैं उन सब में क्या लगेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स।
ठीक है। अब सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होता है स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। इसकी रेंज होती है बहुत शॉर्ट, क्योंकि एटम होता है, एटम में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ होते हैं, न्यूक्लियस में होते हैं, और इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। तो जो स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स है वो लगता है यहाँ पर न्यूक्लियस के अंदर। तो कौन से पार्टिकल होंगे, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन। ये तभी न्यूक्लियस को क्या करता है, बिल्कुल बांध के रखता है ना। नहीं तो एटम क्या हो जाता, दूर दूर ब्रेक नहीं हो जाता। तो स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स की रेंज बहुत कम होती है और ये क्या करता है, बांध कर रखता है न्यूक्लियस को। उस वजह से पूरा एटम स्टेबल स्टेट में होता है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है ना। तो ये स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स है, ये तो हमें 12th में पढ़ना है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ये भी 12th में पढ़ना है। वीक न्यूक्लियर फोर्स भी 12th में पढ़ना है। 11th में हमें पढ़ना है ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। तो ये सारा इंट्रोडक्शन था फिजिक्स चैप्टर का, है ना। तो थैंक यू, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है, थोड़ा बहुत भी कुछ भी समझ में आता है, तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए। हमें बताएं कि कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं हम कंटेंट को, है ना। एंड थैंक यू सो मच।